नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि 5 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब में एक कार्यक्रम में गए थे, उस दिन हम सब ने देखा कि उनके सुरक्षा में सेंध लगी थी। उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था और उस सुरक्षा के खिलवाड़ के लिए कोई जिम्मेदार था तो वो पंजाब की सरकार थी। आप सभी जानते हैं क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब पंजाब में एक कार्यक्रम के लिए गए थे तो लगभग 20 मिनटों के लिए एक फ्लाईओवर के ऊपर उनका जो काफिला था वो रुका रहा। ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये फ्लाईओवर पाकिस्तान के बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे था, अर्थात पाकिस्तान के आर्टिलरी फायरिंग रेंज में ये फ्लाईओवर मौजूद था। प्रधानमंत्री की गाड़ी मौजूद थी। ड्रोन्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि ड्रोन्स आजकल बॉर्डर से भेजे जाते हैं, पाकिस्तान द्वारा भेजे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी देखा है और ख़ास करके पंजाब में किस प्रकार से पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, ये भी हमने देखा है। प्रधानमंत्री जी का काफिला, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पाकिस्तान से महज 10 किलोमीटर दूर ड्रोन के पकड़ में भी थी। कोई भी एक्सप्लोजिव लेडन ड्रोन अंदर आ सकता था। तीसरी बात है कि जहां प्रधानमंत्री जी की गाड़ी फ्लाईओवर पे रुकी हुई थी, आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि आसपास अनेकों घर थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, कई पेड़ थे और कई ऐसे स्थान थे जिन पर स्नाइपर अर्थात बंदूकधारी व्यक्ति आराम से अपने आप को छुपा सकता था। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी का जो वाहन था और खुद प्रधानमंत्री खतरे के घेरे में थे, खतरे के निकट थे। जब भी देश के प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है। उनको रिसीव करने वहाँ के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर आते हैं। उनको रिसीव करने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी अर्थात मुख्य सचिव आते हैं। उनको रिसीव करने के लिए उस राज्य के, उस प्रदेश के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आते हैं। मगर 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुँचे, तीनों नदारद थे। आश्चर्य की बात है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या कि एक ही साथ तीनों मुख्य लोग, प्रशासन के तीनों पिलर्स एक साथ मौजूद नहीं होना? इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस और अ कॉन्स्पिरेसी? ये आप सोच के देखिएगा। प्रधानमंत्री का जो काफिला है, उस काफिले में चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव और डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दोनों के लिए ईयर मार्क्ड गाड़ियां मौजूद थी। अर्थात जिन गाड़ियों में इन महानुभावों को बैठना था वो गाड़ियां मौजूद थी, किंतु आपको जान के आश्चर्य होगा, वो गाड़ियां खाली थी। उनमें ना मुख्य सचिव थे और ना ही डीजीपी मौजूद थे। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने बाद में कहा कि वो किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आए थे, उनके किसी मित्र को कोविड हो गया था और इस कारण से उन्होंने उचित समझा कि वो चूंकि एक्सपोज हो चुके हैं, वो बाहर ना आए और प्रधानमंत्री या उनके काफिले को एक्सपोज ना करें। ये तो समझ में आता है, किंतु शाम होते होते चन्नी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, हजारों के भीड़ में मौजूद थे। कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं होती है। और तो और चन्नी साहब रिसीव करने नहीं आए, किंतु चन्नी साहब फोन पे तो उपलब्ध हो सकते थे। आपको जान के हैरत होगी कि जब ये सारा प्रकल्प हो रहा था, ये प्रकरण हो रही थी, जब प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उस समय चन्नी साहब को कई बार, मुख्यमंत्री जी को कई बार फोन के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, किंतु एक बार भी मुख्यमंत्री महोदय अपने फोन पर नहीं आए। ही वॉज नॉट अवेलेबल ऑन द फोन। ठीक है, कोविड के कारण आप बाहर नहीं आए, ये तो समझ में आता है, किंतु कोविड के कारण आप फोन पे नहीं आए, ये बात हजम नहीं होती है। मुख्यमंत्री नदारत, मुख्य सचिव नदारत, डीजीपी नदारत और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ते हैं देश के निवासियों के मन में और भारतवासियों के हृदय में। आपको यह भी जान के बड़ा विचित्र लगेगा कि चन्नी साहब ने पहली बार जब कैमरे को फेस किया प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा घेरे के सेंध के पश्चात,
तो उन्होंने कहा ये जो सुरक्षा चूक हुआ है ये कुदरती है, ये कुदरती सुरक्षा चूक है। वैसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कुदरती सुरक्षा चूक क्या होता है, मगर आप सबने ध्यान से सुना होगा कि उन्होंने उस समय ये कन्फेस किया, चन्नी साहब ने माना कि सुरक्षा घेरे में कहीं ना कहीं चूक हुई है और उसका कारण कुदरती है, नेचुरल है। मगर आश्चर्य तब होता है जब कुछ घंटों के पश्चात चन्नी साहब यू टर्न करते हैं और वही मुख्यमंत्री जो कुदरती सुरक्षा चूक कह रहे थे कहना आरंभ कर देते हैं कि कोई सुरक्षा चूक नहीं हुआ है। दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती हैं। और तो और चन्नी साहब ने यह भी क्या कहा है, हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि इस पूरे प्रकल्प का मैंने ब्रीफ बना करके प्रियंका वाड्रा जी को बताया है। आखिर ये बात समझ में नहीं आती है कि चन्नी साहब एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और इस पूरे प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो सेंध है ये गंभीर मसला है, एक संवेदनशील और सेंसिटिव मसला है। उस विषय को अगर ब्रीफ करना ही था तो उन्होंने ब्रीफ प्रियंका वाड्रा को किया जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक पद में नहीं। ये बात भी हजम नहीं होती है। आखिरकार एक सवाल उठता है कि जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने 20 मिनटों तक, क्योंकि 20 मिनटों के पश्चात प्रधानमंत्री जी का काफिला वापस आता है, जिन्होंने 20 मिनटों तक प्रधानमंत्री जी के काफिले को फ्लाईओवर के ऊपर रोक के रखा, आखिरकार इन प्रदर्शनकारियों को कैसे मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री इस रूट में आने वाले हैं? जो प्रिसाइज रूट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिसाइज रूट, हाउ डिड दोज प्रोटेस्टर्स लर्न अबाउट द प्रिसाइज रूट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? सटीक राह, जिस रास्ते पे प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं वो गुप्त रखा जाता है, वो किसी को बताया नहीं जाता है, इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड। किंतु दुखद विषय है, आश्चर्यजनक विषय है, चिंताजनक विषय है। आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री सटीक रूप से किस समय किस सड़क पर चल रहे हैं ये प्रदर्शनकारियों को पहले से पता था, वह भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, एक बहुत कम समय के अंदर ये खबर प्रदर्शनकारियों तक पहुंचती है और वो पूरी व्यवस्था के साथ सड़क पर उतर जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? जबकि इस विषय में केवल डीजीपी को पता था, क्योंकि एसपीजी के डायरेक्टर और डीजीपी के बीच सघन चर्चा हुई थी फोन के माध्यम से और ये निर्णय लिया गया था कि सड़क रूट से अब प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा, क्योंकि वेदर अच्छी नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, तो सड़क के रूट से प्रधानमंत्री जाएंगे। यह विषय और किस सड़क के रूट से जाएंगे ये केवल डीजीपी को पता था। उसके बाद ये प्रोटेस्टर्स कैसे जान गए कि प्रधानमंत्री किस रूट से जाने वाले हैं, ये भी समझने वाली बात है। दूसरा प्रश्न उठता है जो आज आम जनता पूछ रही है कि आखिरकार ये जो पंजाब पुलिस ये जिस सेंध के लिए जिम्मेदार थी, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार थी, क्या उसकी एक मिली भगत है, कॉनाइवेंस है, या फिर ये एक केयरलेसनेस या लापरवाही है? कॉनाइवेंस और केयरलेसनेस, लापरवाही या जिम्मेदारी, मिली भगत क्या है? ये तो आप भी जान सकते होंगे कि आखिरकार ये एक बहुत गंभीर मसला है और हमने भी टीवी के माध्यम से देखा कि ये जो पुलिस थी ये प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी। ये मीडिया ने भी दिखाया, लोगों ने वीडियो बना के डाला है। कोई भी पुलिस जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा में तैनात हो वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है। प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर हंसी ठहाके लगाना, चाय पीना, ये विषय कुछ हजम नहीं हुआ। दूसरा है कि पुलिस के एटीट्यूड को आप अगर फ्लाईओवर के ऊपर ध्यान से देखेंगे, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियो हैं, आप पुलिस के एटीट्यूड को देखिए और आप एसपीजी के एटीट्यूड को देखिए, बॉडी लैंग्वेज को देखिए। पुलिस बिल्कुल लचर रूप नजर आ रही है, लचर रूप से नजर आ रही है, बिल्कुल केयरलेस तरीके से मूव कर रही है। वो ना तो वहाँ जो जाम लगा हुआ है उसे हटाने की कोशिश कर रही है, ना उन गाड़ी वालों को हटने के लिए कह रही है जो प्रधानमंत्री के राह पे आए हुए हैं, ना ही उनको कोई दिशा का पता है, ना उनके पास कोई दिशा निर्देश है। और ऐसा लगता है जैसे वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, अकर्मण्य बन के वो खड़े नजर आते हैं। और एसपीजी को देखिए, तैनात है, चुस्त है, दुरुस्त है, प्रधानमंत्री जी को चारों तरफ से वो घेर करके खड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बॉडी प्रोटेक्शन के लिए और क्लोज प्रॉक्सिमिटी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एसपीजी है। इसलिए एसपीजी के बॉडी लैंग्वेज और पुलिस के बॉडी लैंग्वेज में ये जो आकाश पाताल का फर्क है यह भी दिखता है। इसलिए ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस बिल्कुल लचर हो,
प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही हो, पहले से प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे हुए हैं। तो सवाल कि मिलीभगत है पंजाब पुलिस और प्रशासन की, या ये पंजाब पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है, इस सवाल का जवाब भी आज जनता ढूंढ रही है। चन्नी साहब का बार बार कहना, पहले तो वो कह रहे थे कि लैप्स हुआ है सिक्योरिटी में, उसके बाद जो यू टर्न हुआ कि किसी प्रकार से सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, एक बात तो समझ में नहीं आता है। मुख्यमंत्री साहब, बड़े आदर के साथ हम पूछना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार का सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ, किसी प्रकार से कोई गलती नहीं हुई, तो आखिरकार जो एसएसपी फिरोजपुर के हैं उनको क्यों सस्पेंड किया गया, उनको क्यों निलंबित किया गया? एक प्रश्न सबके मन में उठ रहा है और ये हमें बहुत दुखी करता है, अंदर से कचोटता है। टीवी डिबेट्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं। जो हमारे पंजाब के प्रशासक हैं, पंजाब के सरकार के मंत्री हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री का जो ये हेलीकॉप्टर है, वो तो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर था, वो तो किसी भी वेदर में उड़ सकता है, तो प्रधानमंत्री जी ने रोड रूट क्यों चुना और वो हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं आगे बढ़ गए कार्यक्रम स्थल की ओर? दुख इस बात का होता है कि हमने चंद हफ्तों पहले हमारे देश के वीर सैनिकों को खोया है। हमारे देश ने अपने प्रथम सीडीएस आदरणीय बिपिन रावत जी को खोया है। ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जब मौसम खराब था, जब जोखिमों को उठाते हुए हमारे वीर जवान उसी हेलीकॉप्टर में उड़ गए, तो हमने उसका नतीजा देखा है। आखिर ये कांग्रेस सवाल क्यों पूछ रही है कि ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है और प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में ही जाना चाहिए था? इसके पीछे का मंसूबा क्या है, इसका उत्तर भी कांग्रेस को देना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता और खास करके जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति नफरत रखते हैं, कि बस 20 ही मिनट तो था, 20 मिनट के लिए प्रधानमंत्री क्या एक जाम में नहीं फंस सकते? 20 मिनट में क्या हो जाएगा? 2 मिनट, केवल 2 मिनट चाहिए होता है अनहोनी को घटित होने के लिए। किसी ड्रोन को आने के लिए, किसी आर्टिलरी को आने के लिए, किसी स्नाइपर के लिए 2 मिनट काफ़ी होता है। हिंदुस्तान ने अपने प्रधानमंत्रियों को खोया है, सुरक्षा चूक के कारण अपने प्रधानमंत्रियों को खोया है। ये एक बेफिक्री से, केयरलेसनेस से भरा हुआ सवाल है कि 20 मिनट में क्या हो जाएगा। एक और बात कही जाती है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कुछ हुआ तो नहीं। मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं किसी ने पत्थर तो नहीं मारा, किसी ने गोली तो नहीं चलाई, किसी ने बम तो नहीं फोड़ा, कुछ हुआ तो नहीं। अरे कुछ हो जाता तभी ये देश डिस्कशन करता क्या? ये महादेव की कृपा है, ये 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद है कि 20 मिनटों तक सुरक्षा चूक के बावजूद प्रधानमंत्री बिना किसी खरोंच के वहां से निकल कर आ गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ होने के पश्चात ही हम डिबेट और डिस्कशन करें। किस प्रकार से भविष्य में इस प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए एक जिम्मेदार देश समय रहते इन सब विषयों पर चर्चा करता है। आज ऐसे ही नहीं हो रहा है। कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, कई पूर्व डीजीपी, बड़े पुलिस अधिकारी, कई प्रशासनिक अधिकारी जो बीजेपी से कोई वास्ता नहीं रखते, हमारे आइडियोलॉजी के नहीं है, उन लोगों ने राष्ट्रपति महोदय तक को चिट्ठी लिखा है। उन्हें तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान जैसे बलिष्ठ देश, हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में यदि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पड़ सकती है, तो एक आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकता है? और तो और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय को गंभीरता से सुना है, अब भी सुन रही है, गंभीरता से लिया है। और पंजाब सरकार ने जो दिखावे के लिए एक कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी तक को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए उसे समझ रही है। एक बात आज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की जो ये एटीट्यूड है, हेट मोदी, मोदी से घृणा, मोदी जी से नफरत, आखिर क्यों? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सुरक्षा के चूक को लेकर इस प्रकार की घिनौनी बातें करना, उनके प्रति इस प्रकार के नफरत को दर्शाना आखिर क्यों? मोदी जी ने क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने? मोदी जी ने देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इससे देश का क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने?
मोदी जी ने परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया। इससे क्या बिगड़ गया देश का? कुछ नहीं बिगड़ा देश का। मोदी जी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया, दलितों को उनका अधिकार दिलाया। क्या उसके कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे? मोदी जी ने अयोध्या में और काशी में हमारी आस्था को संवैधानिक रूप से स्थापित किया है। राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से हम लड़ रहे थे। आज संवैधानिक रूप से कोर्ट के माध्यम से न्यायपूर्ण तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे और उनके सुरक्षा में चूक करेंगे? मोदी जी से आप इसलिए नफरत करेंगे क्योंकि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण मिथ्स, जिसको अंग्रेजी में मिथ्स कहते हैं, जो झूठ और अपवाद फैलाने की कोशिश हो रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर, उन्हें भी तोड़ना आवश्यक है। मैं उन मिथ्स के बारे में भी बात करूंगा और उन अपवादों को भी अभी ध्वस्त करूंगा। अपवाद नंबर 1, मिथ नंबर 1। जो मिथ नंबर 1 है वो है पंजाब सरकार और पुलिस को रोड रूट के विषय में पहले से सूचना नहीं थी। उनको प्रधानमंत्री रोड रूट से जाएंगे ये पता नहीं था और इस कारण से ये चूक हुई। गलत, बिल्कुल गलत है। ASL, जिसका अर्थ है एडवांस्ड सिक्योरिटी लायजन, 1 और 2 जनवरी को, 1 और 2 जनवरी को जो पंजाब की प्रशासन है और जो SPG है, दोनों ने मिलकर ASL किया था, अर्थात एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजन करके रोड रूट के कंटिंजेंसी प्लान के विषय में डिस्कस कर लिया था कि अगर मौसम खराब रहेगा, प्रधानमंत्री को रोड रूट से जाना होगा, तो किस रोड रूट से जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे और वहां किस प्रकार सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। ये सब कुछ पहले से डिस्कस हो चुका था पंजाब के प्रशासन के साथ, पंजाब के पुलिस के साथ। और तो और इस पूरे ASL को लेकर 4 जनवरी को, अर्थात प्रधानमंत्री जी के आने से ठीक 1 दिन पहले, रोड रिहर्सल तक हो चुका था। अर्थात भटिंडा से लेकर फिरोजपुर तक का सफर, जो जिस रोड रूट में प्रधानमंत्री जा रहे थे, उसका पूरा रिहर्सल पंजाब पुलिस ने किया था। SPG भी मौजूद थी। रिहर्सल होने के बावजूद यह कहना कि हमारे लिए तो यह आश्चर्य का विषय था, रोड रूट के विषय में पता ही नहीं था, इस कारण यह चूक हुआ, कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। नंबर 2, जो मिथ नंबर 2 है वो है कि सडन चेंज इन प्लान, कि अचानक प्रधानमंत्री जी ने अपने रूट को बदल दिया और इस कारण से अफरा तफरी मच गई और इस कारण से यह चूक हुआ है। गलत बात है। जब प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचे, खराब मौसम के कारण जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाई और ये निर्धारित किया गया, ये निश्चित किया गया कि प्रधानमंत्री अब रोड रूट से जाएंगे, यह पूरा विषय DGP, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ साझा किया गया, उनके साथ ये डिस्कस किया गया और जब DGP महोदय ने क्लियरेंस दिया, उसके पश्चात ही प्रधानमंत्री उस रूट पे आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना कि अचानक प्लान चेंज हुआ, ये गलत बात है। DGP को इसकी इंफॉर्मेशन थी, SPG और DGP ने बात किया था। और तो और जो भटिंडा के SSP हैं, जो पायलट गाड़ी चलती है, उसको लीड करने का काम SSP भटिंडा कर रहे थे। अर्थात ये गलत बात है कि ये सब कुछ सडन हुआ, क्योंकि राह दिखाने का काम पंजाब पुलिस ही खुद कर रही थी। तो ये कहना कि अचानक राह बदल गया, ये गलत बात है। तीसरा मिथ जो झूठ फैलाया जा रहा है कि जो पंजाब की पुलिस थी, जो पंजाब की प्रशासन थी, वो प्रधानमंत्री के ऊपर किस प्रकार के असुरक्षा के भाव थे, किस प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, उससे वो अवगत नहीं थी। यह भी झूठी बात है, गलत बात है। क्योंकि जो इंटरनल कम्युनिकेशंस है पंजाब पुलिस की, अगर आप उन इंटरनल कम्युनिकेशंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पंजाब पुलिस ने आपस में बातचीत की है कि प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा हो सकता है, इसलिए ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान वो भी पंजाब पुलिस ने तैयार किया था। पंजाब पुलिस ने यह भी बात किया है कि ऐसा भी संभव है कि कुछ जगहों पर अगर प्रधानमंत्री रोड से जाए तो प्रोटेस्टर्स भी आ सकते हैं। तो किस प्रकार से वैसे सिचुएशन को डील करना है, उस पर भी इंटरनल कम्युनिकेशन पे पंजाब पुलिस ने बात किया हुआ है।
ये सब कुछ बातचीत उनकी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन दिखाती है, किंतु धरातल पे जब ये सारी बातों को होना था तब चूक हो जाती है, तब ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो मिथ फैलाया जा रहा है, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर किस प्रकार के खतरे थे, इससे पंजाब पुलिस अभिन्न थी, वो जानती नहीं थी, ये गलत है। वो जानती थी मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। चौथा मिथ या चौथी झूठी बात जो फैलाई जा रही है इस पूरे प्रकरण में कि प्रधानमंत्री को बचाने का काम केवल और केवल एसपीजी का है, पंजाब पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। सरासर गलत। और यहां मैं तो कागज का भी सहारा लूंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा। आप सब ने सुना होगा, अभी मीडिया में भी चल रहा होगा, एसपीजी के ब्लू बुक के बारे में। एसपीजी की एक ब्लू बुक होती है और उस ब्लू बुक में नियम उद्धृत होते हैं, नियम लिखे जाते हैं। उस ब्लू बुक के क्या नियम है मैं पढ़ के सुनाता हूं। चैप्टर 1, रूल नंबर 1, द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ensuring the safety of Prime Minister rests with the state government and the responsibility for providing proximate security rests with the SPG Act 1988। मतलब जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो ओवरऑल चार्ज है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार, पंजाब का प्रशासन था। प्रॉक्सिमेट बॉडी सिक्योरिटी के लिए, एकदम पास की सिक्योरिटी के लिए एसपीजी जिम्मेदार थे और एसपीजी वो कर रही थी, वो हमने फोटो और वीडियो के माध्यम से देखा है। चैप्टर 1, रूल नंबर 2, स्टेट्स क्या बताती है वो, द स्टेट पुलिस शैल मेक ऑल प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ पीएम। पीएम के सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कोई भी प्रावधान करने हैं तो वो स्टेट की पुलिस, राज्य की पुलिस करेगी, एसपीजी नहीं करेगी। ऑन चैप्टर 1, रूल नंबर 5 ये क्या बताती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीजीपी ऑफ द स्टेट। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो रूल्स हैं उनको ग्राउंड पे लागू कराएं और अपनी पुलिस से लागू कराएं। ये जिम्मेदारी डीजीपी की है। पुलिस भी चूकी, डीजीपी भी चुके और इसी के कारण से प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में सेंध हुआ है। जो अंतिम मिथ है, द फिफ्थ मिथ, जो पांचवा झूठी बात यहां फैलाई गई है वो है कि पंजाब पुलिस ने अच्छा काम किया है और पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। सरासर गलत। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर, बाकी तो मैंने पूरा समझाया ही, केवल कंट्रोल रूम, पंजाब पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वो कंट्रोल रूम ही केवल फोन करके जो पायलट गाड़ी थी उसको बता देती कि फलाने फ्लाईओवर के ऊपर प्रदर्शनकारी और जाम मौजूद है, प्रधानमंत्री जी के रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए, यहाँ नहीं आने दिया जाए, तो प्रधानमंत्री जी की गाड़ी उस फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनटों तक नहीं फंसी होती और वो एक खतरनाक स्थल पर जाके नहीं पहुंचते जहाँ कुछ भी हो सकता था। मगर कंट्रोल रूम भी चूक गई। और तो और पुलिस जिस प्रकार की अकर्मण्यता में दिखी, इनएक्टिव पुलिस, चाय पीती, प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीती हुई पुलिस, बॉडी लैंग्वेज देखिए पुलिस की, पुलिस कहीं तैनात ही नजर नहीं आ रही थी प्रधानमंत्री के आसपास। जबकि आप सोचिए, आप और हम अगर पुलिस में होते और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं अचानक इस प्रकार सड़क के बीचों बीच फंस गए होते तो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है दौड़ करके घेर लेना चारों तरफ से, ताकि हमारे देश के प्रधान के ऊपर, प्रधान सेवक के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा न मंडराए। मगर पुलिस का जो व्यवहार था वो हमने देखा। पुलिस लचर नजर आ रही थी, अकर्मण्य नजर आ रही थी। बंधुओं, में अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे देश के गौरव होते हैं। 135 करोड़ की जनता के प्रेम के कारण नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रति, उनके वेलबींग के प्रति, कानून के प्रति, नियमों के प्रति अवगत नहीं रहेंगे, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इस देश में एक आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। कुछ विषय राजनीति से ऊपर होते हैं और कुछ विषय राष्ट्रनीति के होते हैं। धन्यवाद।
तमिलनाडु, यहाँ सोमवार को 24 घंटे के दौरान 13,990 नए मामले सामने आए, जबकि 2547 मरीज ठीक हुए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। अब तक राज्य में 28.14 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 27.14 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक, यहाँ सोमवार को 11,698 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 1148 लोग ठीक हुए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 30.63 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 29.65 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य प्रमुख राज्यों का हाल। राजस्थान, यहाँ सोमवार को 6,095 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 472 लोग ठीक हुए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 9.82 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 9.48 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,974 लोगों की मौत है। मध्य प्रदेश, यहाँ सोमवार को 2317 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 598 लोग ठीक हुए हैं। यहाँ एक 22 साल की युवती की मौत हुई है। अब तक राज्य में 8.3 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 7.84 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, यहाँ सोमवार को 8,311 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में 335 लोग ठीक हैं और 4 मौत दर्ज की गई है। अब तक राज्य में 17.45 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 16.88 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 22,932 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब, यहाँ सोमवार को 3,969 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 885 लोग ठीक हुए हैं। 8 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 6.25 लाख लोग ज़्यादा संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5.89 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। हरियाणा, यहाँ सोमवार को 5,736 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 1552 लोग ठीक हुए हैं। यहाँ 5 लोगों की मौत हुई है। अब तक राज्य में 7.99 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 7.67 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात, यहाँ सोमवार को 6,097 लोग संक्रमण पाए गए हैं, जबकि 1,539 लोग ठीक हुए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। अब तक राज्य में 8.68 लाख लोग ज़्यादा संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 8.25 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़, यहाँ सोमवार को 4,120 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में 358 लाख लोग ठीक हुए हैं और 4 मरीज की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 10.27 लाख लोग से ज़्यादा संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 9.94 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार, यहाँ सोमवार को 4,737 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में 691 लोग ठीक हुए हैं और 5 की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 7.50 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 7.17 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। झारखंड, यहाँ सोमवार को 4,482 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में 1,789 ठीक हुए हैं और 2 मरीज की मौत हुई है। अब तक राज्य में 3.82 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं।